मेरा नाम रोहित है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से हूं। यह घटना 2025 की है, जब प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था। मैंने और मेरे 4 दोस्तों आदित्य, करण, समीर और विशाल ने सोचा कि इस बार महाकुंभ देखने जरूर जाना चाहिए। हम सब ने ट्रेन से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। महाकुंभ मेला, जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है। लेकिन हमारे साथ जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हम रात की ट्रेन से निकले थे, सुबह तक प्रयागराज पहुंच गए। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने देखा कि शहर में एक अलग ही माहौल था। हर तरफ लोग ही लोग, हर गली, हर सड़क श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। भगवा कपड़े पहने साधु संत, तरह तरह के भक्त, विदेशी पर्यटक, चारों तरफ बस एक भीड़ का समंदर था। हमें एक अस्थायी धर्मशाला में कमरा मिल गया, जहां हम अगले कुछ दिनों तक रुकने वाले थे। पहले दिन हम संगम गए, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। वहां आस्था का अलग ही माहौल था। लोग डुबकी लगा रहे थे, चारों तरफ मंत्रोच्चार हो रहे थे। कुछ साधु संत अलग अलग अखाड़ों में बैठे ध्यान कर रहे थे। मुझे यह सब बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस आध्यात्मिक यात्रा का अंत इतना भयावह होगा। शाम को हम मेले में घूमने निकले। मेले में अजीबोगरीब दुकानें लगी थीं। ताबीज, जंतर मंतर, भभूत और तरह तरह की गूढ़ चीजें बिक रही थीं। कुछ साधु अजीब सा झाड़ फूंक कर रहे थे, कुछ लोग भविष्य बता रहे थे। तभी हमारी नजर एक बूढ़े बाबा पर पड़ी। उनका चेहरा अजीब सा था, जैसे सालों से उन्होंने कोई भाव नहीं दिखाया हो। उनके पास एक लकड़ी की तख्ती थी, जिस पर लिखा था, सावधान, कुंभ का अंधेरा तुम्हें बुला रहा है। हम सबने इसे एक मजाक समझा और आगे बढ़ गए। लेकिन जब मैं जाने लगा तो बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उनकी पकड़ ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। उन्होंने बस इतना कहा, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों को बताया तो वे हंसने लगे। अरे यार, ये साधु लोग इसी तरह डराते रहते हैं। हमने खाने पीने की चीजें ली, झूले देखे और मजे किए। रात के करीब 12 बजे हम धर्मशाला लौटने लगे। लेकिन तभी विशाल ने कहा, यार, सुना है कुंभ के अंदर एक इलाका है जहां साधु तंत्र मंत्र करते हैं। वहां कोई आम इंसान नहीं जाता, चलो देखते हैं। हम पहले तो हिचकिचाए, लेकिन रोमांच के मारे मान गए। हम मेले के भीड़ वाले हिस्से से दूर जाने लगे। धीरे धीरे सड़कें सूनी होने लगीं। अब हमारे आसपास सिर्फ धुंध थी। आगे कुछ तंबू और अखाड़े दिख रहे थे, लेकिन वहां न कोई आवाज थी, न कोई हलचल। ऐसा लग रहा था जैसे यह इलाका एकदम सुनसान हो। तभी हमें दूर एक आग जलती दिखी। वहां कुछ परछाइयां हिल रही थीं। एक आदमी धीरे धीरे धूनी रमाए बैठा था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, उसने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखें, वो बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनकी पुतलियां ही नहीं थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम लोगों को नहीं आना चाहिए था। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। समीर ने धीरे से कहा, भाई, वापस चलते हैं। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से कराह रहा हो। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों, चिल्ला रहे हों। हमने पीछे मुड़कर देखा तो जो रास्ता हम आए थे वो अब कहीं नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और आग बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा था। और फिर हमने उसे देखा। वो चीज इंसान नहीं थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, हड्डियां उभरी हुई थीं और उसकी खाल सड़ी हुई लग रही थी। उसके हाथ बेहद लंबे थे और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। हमने भागना शुरू कर दिया, लेकिन भागकर जाए कहां? चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि वो मेरी छाती से बाहर आ जाएगा। तभी विशाल जमीन पर गिर पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे कुछ खींच रहा है। हमने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों के पास से एक काली आकृति निकली और वो विशाल को खींचने लगी। विशाल ने जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में खौफ था।
हमने पूरी ताकत से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आकृति बहुत ताकतवर थी। तभी विशाल की चीख अचानक बंद हो गई। वो बस वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। हमें लगा कि हम मरने वाले हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। हम जितना भाग रहे थे, रास्ता उतना ही उलझता जा रहा था। यह मेला था या कोई भूल भुलैया? आखिरकार किसी तरह हमें रोशनी दिखी। हम वहां भागे और देखा कि हम मेले के उसी हिस्से में वापस आ चुके थे जहां कुछ देर पहले मजे कर रहे थे। हर चीज वैसी ही थी, लेकिन विशाल नहीं था। हम पागलों की तरह उसे खोजने लगे, लोगों से पूछने लगे, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। पुलिस को बताया। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में हर साल सैकड़ों लोग गुम हो जाते हैं, लेकिन विशाल कोई आम श्रद्धालु नहीं था। वो हमारे साथ था और फिर अचानक गायब हो गया। हमने धर्मशाला लौटने का फैसला किया। कमरे में पहुंचकर हम सब सुन्न थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बस एक ही सवाल था, वो कौन थी? वो चीज कौन थी जिसने विशाल को ले लिया? रात भर हमें नींद नहीं आई। दरवाजे के बाहर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कभी किसी की कराहने की आवाज, कभी किसी के फुसफुसाने की। और फिर सुबह होते ही हमें कमरे के दरवाजे के बाहर एक चीज मिली जिसने हमारी आत्मा तक झकझोर दी। वो विशाल के जूते थे और उनके ऊपर ताजा खून के धब्बे थे। हम सबके होश उड़ गए। विशाल के जूते और उन पर ताजा खून। समीर ने कांपते हुए जूते उठाए। खून अब भी तरल था, जैसे अभी अभी किसी ने वहां रखा हो। हमारे अंदर एक अजीब सा डर समा गया था। आदित्य ने धीरे से कहा, ये कैसे हो सकता है? विशाल तो... वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। हम सब सुन्न थे। करण ने धीरे से दरवाजे के बाहर झांका। गलियारा खाली था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे आसपास हो, हमें देख रहा हो। फिर समीर ने धीरे से कहा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन मैं सोच में पड़ गया। क्या पुलिस हमारी बात मानेगी? हम क्या बताएंगे कि हमारे दोस्त को किसी अजीब सी परछाई ने खींच लिया, कि हमने किसी चीज को देखा था जो इंसान नहीं थी? करण ने कहा, नहीं, पुलिस कुछ नहीं करेगी। उन्होंने रात को ही कहा था कि कुंभ में लोग गायब होते रहते हैं। हमें खुद विशाल को ढूंढना होगा। हमने फैसला किया कि हम फिर से उसी जगह पर जाएंगे जहां हम रात में गए थे, जहां से विशाल गायब हुआ था। हमारे अंदर डर था, लेकिन हमें विशाल को ढूंढना ही था। सुबह के करीब 8 बजे हम धर्मशाला से निकले। इस बार कुंभ का माहौल थोड़ा अलग लग रहा था। कल रात जो डर हमारे ऊपर था, वो अब भी महसूस हो रहा था। हमने कुछ साधुओं से पूछा कि क्या उन्होंने विशाल जैसा कोई लड़का देखा है, लेकिन सबने मना कर दिया। फिर हमने वहां जाने का फैसला किया जहां वो बूढ़ा बाबा मिला था, जिसने हमें चेतावनी दी थी। वो अब भी वहीं बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे ध्यान में हो। उसके पास वही तख्ती थी, सावधान, कुंभ का अंधेरा तुम्हें बुला रहा है। मैंने धीरे से उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हमारा दोस्त गायब हो गया है, हमें बताइए कि क्या हो रहा है। बाबा ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा दोस्त चला गया, उसे कोई नहीं ला सकता, कोई भी नहीं। हम सब सन्न रह गए। करण गुस्से में बोला, यह सब बकवास है, हमें बताओ कि वो कहां है। बाबा चुप रहे, फिर धीरे से कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो फिर से वहां जाओ, लेकिन याद रखना, वापस आना शायद मुमकिन ना हो। हम सबने एक दूसरे को देखा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम फिर से उसी रास्ते पर चल पड़े जहां से हमारी रात शुरू हुई थी। हमने देखा कि वहां की हलचल अब भी वैसी ही थी। साधु महात्मा अपने अखाड़ों में बैठे थे, लेकिन जैसे जैसे हम उस इलाके की तरफ बढ़ते गए, लोगों की संख्या कम होती गई। आगे एक वीरान इलाका था। चारों तरफ सिर्फ अजीब से तंबू थे, जिनमें से कुछ जले हुए लग रहे थे। चारों तरफ धुएं की हल्की चादर फैली थी और हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे सड़ी हुई चीज की गंध। तभी हमें फिर से वही आवाज सुनाई दी, एक धीमी घुटी हुई कराहने की आवाज। हमने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। फिर अचानक समीर ने कांपते हुए कहा, भाई वहां देखो। हमने उसकी उंगली की दिशा में देखा। कुछ दूर एक काले तंबू के बाहर
कोई बैठा था। हम सबकी धड़कनें तेज हो गईं। वो एक आदमी था, लेकिन उसका सिर अजीब सा झुका हुआ था और उसकी पीठ बिल्कुल सीधी थी। करण ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई साहब, आपने हमारे दोस्त को देखा है? कोई जवाब नहीं। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। मेरी छाती इतनी तेज धड़क रही थी कि मुझे लग रहा था जैसे अभी फट जाएगी। आदित्य ने धीरे से उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और तभी उसका सिर अचानक बगल की तरफ मुड़ गया, लेकिन उसका शरीर वैसे का वैसा ही था। हमारे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा काला पड़ चुका था और उसके मुंह से खून बह रहा था। हम सब घबराकर पीछे हट गए। तभी वो आदमी धीरे धीरे हिलने लगा और फिर एक अजीब सी खरखराती आवाज में बोला, तुम यहां क्यों आए? हमने जवाब नहीं दिया। हमारे पैर जम चुके थे। तभी उस आदमी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके नाखून वो इंसान के नाखून नहीं थे। वो लंबे, टेढ़े मेढ़े और नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। और तभी हमारे ठीक पीछे किसी के जोर से सांस लेने की आवाज आई। हमने पलटकर देखा और जो देखा, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो विशाल था, लेकिन वो विशाल नहीं था। उसका शरीर झुका हुआ था, उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और फिर उसने धीरे से कहा, तुम भी आ गए, बहुत अच्छा। अब तुम सब हमेशा के लिए यहीं रहोगे। हम सब की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई और फिर विशाल ने एक कदम हमारी तरफ बढ़ाया। हम सब ने जोर से चीखी और भागने लगे, लेकिन हम जितना भाग रहे थे, रास्ता उतना ही उलझता जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, धुआं था और एक अजीब सी हंसी गूंज रही थी। और फिर मैंने देखा, हम अकेले नहीं थे। वहां दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। वो हमारी तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे। और तभी मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहां हूं। चारों तरफ धुंध थी। हल्की नीली रोशनी के बीच सब कुछ धुंधला लग रहा था। मेरे सिर में तेज दर्द था और शरीर इतना भारी लग रहा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अपने आसपास देखा और जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे ठीक सामने विशाल बैठा था, लेकिन वो विशाल नहीं था। उसका चेहरा वैसा ही सड़ा हुआ लग रहा था। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं और होंठों से अब भी खून टपक रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी मुस्कान। वो एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। मैंने घबराकर अपने चारों ओर देखा। समीर, आदित्य और करण भी वहां थे, लेकिन वे सब बेहोश पड़े थे। विशाल धीरे धीरे उठा और मेरी तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज जमीन पर गूंज रही थी। तुम लोग बच नहीं सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। वो गहरी और अजीब सी गूंजती हुई थी, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। मैंने पूरी ताकत से खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया। विशाल अब और करीब आ चुका था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी और फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां वो इंसान की उंगलियां नहीं थीं। वो काली, लंबी और नुकीली थीं, जैसे किसी जानवर के पंजे। जैसे ही उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की, मेरे अंदर एक अजीब सा झटका लगा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया और अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं कहीं और था। अब मैं किसी अंधेरी जगह पर था। चारों तरफ सिर्फ कोहरा था और वहां अनगिनत परछाइयां खड़ी थीं, कुछ इंसानी आकृतियों जैसी, लेकिन उनका चेहरा नहीं था। कुछ झुकी हुई, कुछ हवा में तैरती हुई, और उनके बीच विशाल खड़ा था। वो अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई थी और उसकी आंखों से अब खून बह रहा था। तुम लोग अब हमारे साथ हो, हमेशा के लिए। तभी मुझे अपने पीछे किसी के जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैंने धीरे से सिर घुमाया और जो देखा, मेरी आत्मा तक कांप गई। वो बूढ़ा बाबा मेरे ठीक पीछे खड़ा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें गहरी काली थीं और उसके होंठों से वही डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। मैंने कहा था ना, अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया।
ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूं, जहां कोई अंत नहीं था, कोई जमीन नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ ठंडा अंधकार था और एक अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। फिर अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मैं जमीन पर पड़ा था, ठंडी मिट्टी और गीली घास के बीच। मेरा सिर अब भी चकरा रहा था और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं अपनी ही धड़कनें सुन सकता था। धीरे धीरे मुझे होश आया। मैंने अपने चारों तरफ देखा। समीर, आदित्य और करण मेरे पास ही पड़े थे, बेहोश। लेकिन विशाल कहीं नहीं था। हम किस जगह थे? यह कुंभ का मेला नहीं था। यहां कोई साधु, कोई तंबू, कोई भीड़ नहीं थी। सिर्फ घना जंगल था और उसके बीच एक सूखी, टूटी फूटी घाट जैसी जगह जहां हम पड़े हुए थे। तभी आदित्य हड़बड़ा कर उठा। उसने इधर उधर देखा और बुरी तरह कांपते हुए बोला, भाई, हम कहां हैं? करण और समीर भी उठ चुके थे। हम सबके चेहरों पर सिर्फ डर था। समीर हकलाते हुए बोला, हम तो मेले में थे, फिर हम यहां कैसे पहुंचे? हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर अचानक करण चिल्लाया, विशाल कहां है? हम सबके होश उड़ गए। विशाल हमारे साथ नहीं था। आदित्य ने पागलों की तरह चारों ओर देखा। हम उसे वापस लाना होगा, हमें वापस जाना होगा। लेकिन वापस जाए कहां? यहां हर तरफ बस घना जंगल था और ऊपर आसमान इतना काला था कि लगता था जैसे रात अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। मतलब सूरज उग चुका था। फिर यह अंधेरा क्यों था? करण ने कांपते हुए कहा, भाई, ये जगह सही नहीं लग रही। हमने फैसला किया कि हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही हमने चलना शुरू किया, हमें एहसास हुआ कि यह जगह कोई साधारण जंगल नहीं थी। यहां हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई चीज हमें देख रही हो। और फिर हमें दिखा, कुछ दूर एक पेड़ पर विशाल खड़ा था। लेकिन जिस तरह से वो खड़ा था, वो इंसानों जैसा नहीं था। उसका शरीर अजीब सा टेढ़ा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर कांपते हुए बोला, विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ा था, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान चौड़ी होने लगी और तभी उसने अपनी गर्दन को असंभव तरीके से एक तरफ मोड़ लिया। तुम लोग अब नहीं बच सकते। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। वो गहरी, गूंजती हुई और पूरी तरह अजीब थी। हमने बिना कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। हम भाग रहे थे, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। चारों तरफ वही पेड़, वही अंधेरा और वही अजीब सी आवाजें। और तभी हमारे चारों तरफ कई सफेद आंखें चमकने लगीं। वो अकेला नहीं था। हम रुक गए। आगे भी अंधेरा था, पीछे भी अंधेरा, लेकिन हमारे चारों ओर अनगिनत आंखें हमें घूर रही थीं। हमने गलती कर दी थी। हमें कभी इस मेले में नहीं आना चाहिए था। और फिर चारों तरफ से वो चीजें हमारी तरफ बढ़ने लगीं। हमारी सांसें अटक गई थीं। चारों तरफ से सफेद चमकती हुई आंखें हमें घूर रही थीं। हम भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि हर दिशा में वही अजीब आकृतियां खड़ी थीं, हिलती हुई, सांस लेती हुई, लेकिन बिना कोई आवाज किए। विशाल अब भी उसी जगह खड़ा था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। उसकी गर्दन अब भी एक तरफ अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और उसकी आंखों में अब गहरी काली गहराइयां थीं। करण ने धीरे से कहा, भाई, अब क्या करें? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर उनमें से एक आकृति हमारे करीब आ गई। जैसे ही वह हमारे करीब आई, हमें उसकी पूरी शक्ल दिखी। वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। उसकी त्वचा इतनी पतली थी कि उसके नीचे की हड्डियां साफ दिख रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी उंगलियां, लंबी, नुकीली और काली। फिर वो चीज अचानक हिलने लगी और फिर उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। लेकिन वहां कोई जीभ, कोई दांत नहीं थे, बस गहरा काला अंधेरा। और तभी उसके अंदर से वही डरावनी सरसराहट गूंजने लगी जो हमने रात में सुनी थी। तुम लोग अब हमारे हो। हम चीख पड़े और हमने दौड़ना शुरू किया। हम नहीं जानते थे कि हम कहां जा रहे थे, लेकिन हम भाग रहे थे जान बचाने के लिए। पेड़ हमारी आंखों के सामने से तेजी से गुजर रहे थे।
और हवा में अब एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो, सड़ रहा हो। पीछे से आवाजें अब भी आ रही थीं। वो चीजें हमारा पीछा कर रही थीं। मैंने देखा कि समीर रो रहा था। उसकी सांसें बेतहाशा चल रही थीं। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ चुका था और करण के होंठ कांप रहे थे। हम जितना भाग रहे थे, जंगल उतना ही गहरा होता जा रहा था। रास्ता कहीं नहीं था। और फिर अचानक मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं एक गहरे खड्डे में गिरने लगा। मेरे कानों में मेरे दोस्तों की चीख गूंजी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं गिरता चला गया और गिरता चला गया, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे चारों तरफ राख और धुआं था। यह कोई जंगल नहीं था, यह कोई मेला नहीं था। मैं किसी श्मशान में था। चारों ओर जलती हुई चिताएं थीं। कुछ बुझ चुकी थीं, लेकिन उनकी राख अब भी हवा में थी। यहां कोई और नहीं था, बस मैं और राख। और तभी मुझे अपने ठीक सामने कुछ दिखा। विशाल। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसके पीछे कई आकृतियां खड़ी थीं। वो सभी लोग जो कभी इस कुंभ में खो गए थे। उनकी आंखों में वही खालीपन था, वही अजीब सा अंधेरा। और फिर विशाल ने धीरे से कहा, अब तुम भी हमारे साथ आओगे। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं अब भी जमीन पर पड़ा था। चारों ओर राख और बुझी हुई चिताएं थीं। धुआं हवा में घुला हुआ था और उसमें एक अजीब सी महक थी, सड़ी हुई मांस की तरह। विशाल अब भी वहीं खड़ा था, मुस्कुराते हुए, लेकिन उसके पीछे वो चीजें, वो इंसान नहीं थे। उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। उनकी त्वचा झुलसी हुई थी और उनके होंठों से काला तरल टपक रहा था। उनकी सांसें नहीं चल रही थीं, लेकिन फिर भी वे वहां खड़े थे, मेरी ओर देख रहे थे, जैसे किसी शिकारी ने अपना शिकार पकड़ लिया हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे सुन्न हो चुका था। फिर विशाल ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब तुम हमारे हो। उसकी आवाज अब और भी अजीब थी, गहरी, फटी हुई, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन दलदल जैसी थी। और फिर उनमें से एक आकृति झुकी और मेरे चेहरे के करीब आ गई। अब मैं उसे ठीक से देख सकता था। वो किसी औरत की लाश थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, उसके होंठ कटे हुए थे और उसकी गर्दन आधी लटकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे फांसी पर लटकाया हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी मुस्कान। वो चौड़ी, अस्वाभाविक मुस्कान जो उसके गले तक फैली हुई थी। उसने अपना हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ाया, और जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे चेहरे को छूने वाली थीं, तभी किसी ने जोर से मेरा नाम पुकारा, रोहित। वो आवाज करण की थी। मेरी चेतना अचानक वापस आई। मैंने जोर से हाथ पैर मारे और जैसे तैसे जमीन से खिसक कर पीछे हटा। और जब मैंने ऊपर देखा, मैं अब श्मशान में नहीं था। मैं वापस कुंभ मेले में था। चारों ओर वही भीड़, वही शोर शराबा। साधु अपने अखाड़ों में बैठे थे, श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने जल्दी से अपने चारों ओर देखा। समीर, आदित्य और करण मेरे पास खड़े थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आदित्य ने घबराई हुई आवाज में कहा, भाई तू ठीक है? तू अचानक गिर गया था। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन विशाल कहीं नहीं था। मैंने हकलाते हुए पूछा, विशाल कहाँ है? करण और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर समीर ने धीमे से कहा, विशाल? कौन विशाल? मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने लगभग चीखते हुए कहा, विशाल हमारा दोस्त। हम 5 लोग आए थे, याद है? लेकिन उनके चेहरों पर जो नजरिया था, उसने मेरा खून जमा दिया। वे सच में नहीं जानते थे कि मैं किसकी बात कर रहा था। आदित्य ने डरते हुए कहा, भाई हम 4 लोग आए थे, हमेशा से 4 ही थे। विशाल कौन? मेरी पूरी दुनिया जैसे घूम गई। मैंने अपने फोन का गैलरी खोला, इस उम्मीद में कि विशाल की कोई तस्वीर होगी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मेरी कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं थी जिसमें विशाल था। कोई सबूत नहीं था कि वो कभी हमारे साथ था। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। हमारे कमरे के दरवाजे के पास विशाल के जूते रखे थे और उनमें अब भी वही ताजा खून लगा था।